हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी बच्चे, इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या रेगुलेटरी कंट्रोल्स होते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी। अभी हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि कंटेंट ऑफ फार्माकोपिया क्या है। कंटेंट ऑफ फार्माकोपिया यानी कि फार्माकोपिया के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये भी तो पता होना चाहिए क्या क्या कंटेंट होता है। ओके, तो क्योंकि पूछ सकते हैं भाई, कहीं भी पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू टाइम पर, जब आपके इंटरव्यूज होते हैं या फिर आप क्लासेस में या फिर सेमेस्टर की बात करने बच्चे कहीं भी पूछ सकते हैं कि फार्माकोपिया में क्या ऐसी चीजें होती हैं, क्यों जरूरी है ना। तो अगर हम बात करें फार्माकोपिया क्या है, द मेन कंटेंट इज प्रेजेंटेड इज मोनोग्राफ। जो कंटेंट होते हैं बच्चे, वो कैसे होते हैं, वो मोनोग्राफ के फॉर्म में होते हैं। प्रॉपर मतलब एक एक पर्टिकुलर क्या बोला जाता है, टॉपिक है ना, एक एक टॉपिक उठाया और उसके बारे में पूरी डिटेल दी रहती है ना। मोनोग्राफ मतलब एक तरीके से कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ड्रग और प्रोसीजर, है ना, ठीक है, विच आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। देखिए क्या है मोनोग्राफ, क्या है आपका, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिविजुअल ड्रग्स। मतलब कि डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है किसका, किसी ड्रग्स का भी हो सकता है, किसी एक्सिपिएंट का भी हो सकता है, डोजेस फॉर्म्स के प्रॉपर डिटेल डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। अ टिपिकल मोनोग्राफ इंक्लूड, अगर हम बात करें एक मोनोग्राफ में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल नेम, स्टेटमेंट ऑफ द करंट कंटेंट एंड प्योरिटी। मतलब कि प्योरिटी कितनी है कंटेंट की, और क्या बोले, अगर हम बात करें स्टेटमेंट है रिलेटेड टू अवर प्योरिटी कंटेंट, हो गए तो इस तरह की चीजें उसमें मेंशन होती है। कैटेगरी होती है, डोजेस होती हैं हमारे ड्रग की। ओके, डिस्क्रिप्शन, सॉलिबिलिटी, मतलब एक स्टैंडर्ड बुक है तो मतलब स्टैंडर्ड बातें भी लिखी होंगी कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जरूरी हैं ड्यूरिंग द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, डोजेस फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो जब हम एक मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सब हमें चाहिए, ये सारा डाटा हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जैसे कि मैंने बात करा था बच्चे, एनालिटिकल केमिस्ट्री है ही क्या, हम वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ही तो कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं उसमें। और बात करें एसेज, एसेज मतलब कि एक तरीके से क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है किसी भी अननोन कंपोनेंट का, है ना। हम क्वांटिटेटिवली अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम ऐसे परफॉर्म करते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज के लिए क्या होती है, लिमिट टेस्ट होती हैं। ओके, अदर टेस्ट की बात करें जैसे कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वेट, डिजोल्यूशन, अगर कोई डोजेस फॉर्म है तो वेट यूनिफॉर्मिटी कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, क्या लिमिट होनी चाहिए, डिजोल्यूशन कितना होना चाहिए किसी भी डोजेस फॉर्म का, जो भी हमने टैबलेट कैप्सूल प्रिपेयर किया है, स्टोरेज कंडीशन क्या चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल नोटिसेस, रीएजेंट, सॉल्यूशंस, मेथड ऑफ एनालिसिस, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिस्कस होता है। ठीक, क्लियर है। तो मोनोग्राफ समझ में आता है क्या है मोनोग्राफ, एक तरीके से दीज आर द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ड्रग्स, एक्सिपिएंट, डोजेस फॉर्म और द प्रोसीजर। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटरी इंपॉर्टेंस। इसके रेगुलेटरी इंपॉर्टेंस क्या है, आर क्रूसियल फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन। मतलब कि रेगुलेटरी इंपॉर्टेंस मतलब कि अगर हमें कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई भी ड्रग न्यू डोजेस फॉर्म डिज़ाइन कर रही है, तो वहाँ पर क्या रेगुलेटरी इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर हमें रेगुलेटरी इंपॉर्टेंस का सेंस कह सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम दे रहे हैं मार्केट में, ठीक है। मतलब हम कहीं ना कहीं अपने जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, हम उन्हें कितना फॉलो अप कर रहे हैं, और जितना अच्छा हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट अपना डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में लेके आ रहे हैं। और विद द हेल्प ऑफ दीज स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हमने सारे प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं, सारे मेथड यूज किए हैं। तो मतलब क्या है, हम रेगुलेटरी कंप्लायंस कर रहे हैं, क्या रेगुलेटरी को जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसे हम फुलफिल कर रहे हैं। ओके, तो दैट्स वाई दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेगुलेटरी। ओके, रेगुलेटरी इंपॉर्टेंस है फार्माकोपिया का। ओके
नेक्स्ट है आर क्रूसियल फॉर, अब जैसे कि मैंने बोला, अब रेगुलेटरी अगर कंप्लायंस होता है तो मतलब क्या है, मतलब हम अगर हम फार्माकोपिया स्टैंडर्ड कंप्लायंस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपना कोई भी मेडिसिन डोजेस फॉर्म रेडी कर रहे हैं, तो मतलब क्या है वो, फॉर इंश्योरिंग, हम क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं, सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, सेफ है अपने पेशेंट के लिए, अगर क्वालिटी अच्छी है तो मतलब ऑब्वियसली वो सेफ भी होगा पेशेंट के लिए, एफिकेसियस होगा, एफिकेसियस का मतलब कितना ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी मेडिसिन बॉडी में जाने के बाद, कितना अच्छा वर्क दे रही है वो, है ना, तो वो उसकी एफिकेसी हो जाती है। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या स्टैंडर्ड सेट करना, मतलब कि जैसे कि अगर हम फार्माकोपियस वगैरह को फॉलो कर रहे हैं तो एक तरीके का ये मैंडेटरी स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है, दे प्रोवाइड मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड, मतलब कि एक मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं, मतलब फार्माकोपिया के हेल्प से हमें ये पता लगता है कि हमारे कंपाउंड का स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, दैट अ ड्रग मीट, मतलब एक ड्रग को कितना मीट करना चाहिए, ठीक है। अ सब्सटेंस फेलिंग टू मीट द फार्माकोपियल स्टैंडर्ड, अगर हम फार्माकोपिया में दिए हुए स्टैंडर्ड को अगर हम फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फेल हो जाता है हमारा प्रोडक्ट, मीट नहीं करता उस स्टैंडर्ड को, तो इज कंसिडर्ड एज अ सब स्टैंडर्ड, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड ड्रग है, नॉट ऑफ द फार्माकोपियल क्वालिटी, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो फार्माकोपियल क्वालिटी का प्रोडक्ट है ही नहीं, क्योंकि हमने फॉलो ही नहीं किया है। अगर हम फॉलो करते हैं, ओके सॉरी, अगर हम फॉलो करते हैं फार्माकोपियल स्टैंडर्ड को तो मतलब हमारी ड्रग क्या है, स्टैंडर्ड कैटेगरी की होगी, लेकिन अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट मीट नहीं कर रहा फार्माकोपियल स्टैंडर्ड को, तो मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सब स्टैंडर्ड है। ओके, क्लियर है, समझ में आई बात। नेक्स्ट है आपकी यूनिफॉर्मिटी, क्या यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी मतलब कि अगर हम स्टैंडर्ड को फॉलो करके कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट में लेके आ रहे हैं, दे इंश्योर कंसिस्टेंसी इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि इससे इंश्योर होता है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रॉपर कंसिस्टेंट रहेगी, ओके, एंड टेस्टिंग मेथड ग्लोबली नेशनली, और जो हमारा टेस्टिंग मेथड है वो भी क्या है, ग्लोबली नेशनली क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, तो ये कंसिस्टेंसी हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग द स्टैंडर्ड फार्माकोपिया, मतलब कि हम अगर इस स्टैंडर्ड फार्माकोपिया को फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं, है ना, ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंस कर रहे हैं, मतलब अपने जो भी हमारे रेगुलेटरी बॉडीज ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए कि हमारे प्रोडक्ट इतनी क्वालिटी में होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, एफिकेसियस होना चाहिए, तो हम उन सारे रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग द स्टैंडर्ड बुक, ओके, तो फार्माकोपिया काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन है एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट है लीगल अथॉरिटी, मतलब कि लीगल अथॉरिटी भी मिल जाएगी ऑब्वियसली, जब प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा तो लीगल अथॉरिटी भी मिलेगी, दे आर ऑफन incorporated into a country's drug regulations ठीक है, legislation, example the drug and cosmetic act in India, मतलब कि ये जो हमारे स्टैंडर्ड है कहीं ना कहीं बुक हमें पता है कि अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या किया गया है, उसे पब्लिश किया है ना, ठीक है, तो मतलब हम एक तरीके से लीगल अथॉरिटी भी फॉलो कर रहे हैं, ओके, रेफरेंस फॉर द क्वालिटी कंट्रोल, और एक तरीके से अगर हम फार्माकोपिया की हेल्प से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि एक रेफरेंस फार्माकोपिया जो कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रही है, ठीक है, उसे फॉलो अप कर रहे हैं, दे सर्व्स एज द अथॉरिटेटिव रेफरेंस फॉर द मैन्युफैक्चरर्स रेगुलेटरी बॉडीज एंड क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी, जो रेगुलेटरी बॉडीज है ना, अगर आपने बोल दिया कि हमारा प्रोडक्ट फार्माकोपिया स्टैंडर्ड को देखकर ही बनाया गया है ना, ठीक है, तो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज भी सेटिस्फाई होगी, क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी जो होती हैं वो भी जो टेस्टिंग करते हैं वो भी इंश्योर होंगे कि हाँ इसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम है और प्रोडक्ट हमारी गुड क्वालिटी का ही होगा ऑब्वियसली, अगर स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है प्रॉपर, ठीक है, तो ये एक क्या है, ऑथोरिटेटिव रेफरेंस होता है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए, रेगुलेटरी बॉडीज के लिए, क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज के लिए, क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हैं फार्माकोपिया के बारे में, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल, मतलब कि अगर हम कोई फार्मास्यूटिकल मतलब कि कोई मेडिसिन, कोई मेडिकल डिवाइसेस जो ह्यूमन हेल्थ में कंट्रीब्यूशन दे रही है, उन सभी में अगर हम बात करें क्या इम्प्योरिटीज आने के चांसेस हैं, क्या सोर्सेस हैं, तो टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज हमें देखना है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, क्योंकि हम फार्मेसी स्टूडेंट है तो हम केवल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ही ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो ठीक है।
तो बात करते हैं फार्मास्यूटिकल क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए मेरे चैंपियंस को, है ना, मेरे लर्नर्स को। तो जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज आर एनी कंपोनेंट। इम्प्योरिटीज क्या है, एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ ड्रग सब्सटेंस और द ड्रग प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट में, ड्रग सब्सटेंस में कोई भी अदर कंपोनेंट दैट आर नॉट डिफाइंड द केमिकल एंटिटी और अ फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट। हमें पता है कि हम जो मेडिसिन बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट लेने हैं, एपीआई कौन सा लेना है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई अदर कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है या फिर टेस्टिंग के दौरान मिलता है, तो वो सब हमारा क्या है बच्चे, इम्प्योरिटी है। क्या कहलाता है, इम्प्योरिटी कहलाता है, ठीक है। ओके, दे अफेक्ट द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन। क्यों क्यों जो अदर कंपोनेंट है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो वो क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं। और वही इम्प्योरिटीज़ हमारे ड्रग के, मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। क्लियर है, समझ में आई बात। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, मतलब कि इम्प्योरिटीज़ के क्या टाइप्स हो सकते हैं, ये भी तो पता होने चाहिए। तो इम्प्योरिटीज़ क्या है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, समझ में आई बात। ओके, तो अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। फर्स्ट है हमारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ टिपिकली प्रोसेस रिलेटेड और ड्रग रिलेटेड, मतलब कि ये जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं क्या है, ये हमारे प्रोसेस रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ड्रग रिलेटेड इम्प्योरिटीज हो सकती है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सिंथेसिस और डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। ये कब जनरेट होती है इस तरह की इम्प्योरिटीज, ड्यूरिंग द सिंथेसिस, जब हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं उस टाइम पे कुछ नया बाय प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, या फिर कोई चीज़ उसमें डिग्रेड हो रही है, तो वो डिग्रेडेड वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल में स्टार्टिंग मटेरियल्स, बाय प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट, मतलब कि हमारे रिएक्शन के टाइम पे कोई बाय प्रोडक्ट बन गया, कोई इम्प्योरिटीज इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। डिग्रेडेशन हो गया हमारे प्रोडक्ट का, क्योंकि वहाँ पे हीट, ओवर हीट हो गई, या फिर लाइटनिंग की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, रीएजेंट्स की वजह से, इस तरह की अगर इम्प्योरिटीज आती है इन रीजन की वजह से, तो मतलब वो क्या है, आपका ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज यानी कि सब्सटेंस दैट में अराइज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब इस तरह की इम्प्योरिटीज कहाँ से आती है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच आर टिपिकली नॉन एंड आइडेंटिफाइड। मतलब ज़्यादातर ये कैसी होती है, नॉन होती है, और हम इन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, रिएजेंट्स हो गए, है ना, आपने लिगेंड्स कैसे यूज़ किए हैं, कैटलिस्ट ऑफन हैवी मेटल, जैसे कि कुछ कैटलिस्ट हमारे हैवी मेटल्स होते हैं तो वो टॉक्सिसिटी लीड्स करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इम्प्योरिटीज इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो गई। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए, फिल्टर एसिड्स हो गए, चारकोल हो गया, ये क्या है, सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रेजिड्यूअल इम्प्योरिटीज, है ना, मतलब कि आप बोल सकते हो रेजिड्यूअल सॉल्वेंट। ओके, तो रेजिड्यूअल इम्प्योरिटी भी बोल लीजिए बच्चे, या तो आप सॉल्ट भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ऑर्गेनिक वोलेटाइल केमिकल्स। ये एक तरीके के आपको पता है ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब इजीली एवोपरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। यूज्ड और प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड एक्सिपिएंट्स, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर या तो हम कई बार यूज करते हैं इस तरह के सॉल्वेंट का, या तो हम देखते हैं कि रिएक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इथेनॉल हो गया। ओके, एग्जाम्पल क्या है आपका, इथेनॉल है, ठीक है। एसीटोन, पेंजीन, क्लासिफाइड बाय द टॉक्सिसिटी, मतलब इनके टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं। तो इस तरह की इम्प्योरिटीज भी अवॉइड करनी होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। और अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं तो वहाँ पर इंश्योर करें कि जो क्वांटिटी है वो एक लिमिट से ज़्यादा ना हो। तो इस तरह की चीज़ें क्लासीफाई की गई हैं टॉक्सिसिटी स्टडी में, ठीक है, टॉक्सिसिटी लिस्ट होती है। क्लियर है। तो ये तो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। अब बात करते हैं हम सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से इम्प्योरिटीज आ सकती है हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर देखें सोर्सेस में, जैसे कि एग्जांपल ऑफ इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस, फर्स्ट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है जिससे हम मेडिसिन बनाना स्टार्ट करने वाले हैं, और या फिर आप बोल सकते हैं जैसे कि एपीआई हो गया हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, है ना, या फिर आपके इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपिएंट, जिन्हें आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एपीआई के बाद जो भी हम एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन डिज़ाइन करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सिपिएंट कहलाता है।
क्लियर है। तो अब ये क्या है, इम्प्योरिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग केमिकल्स, मतलब कुछ इम्प्योरिटीज हमारे इस स्टार्टिंग केमिकल में ही प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि रिएजेंट, सॉल्वेंट जो हमने यूज किया वो भी क्या करती हैं फाइनल प्रोडक्ट में फिर इम्प्योरिटीज तो रहेगी क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम लेके आए उस रॉ मटेरियल में। तो जो रॉ मटेरियल है ना उसकी भी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है कि इसमें कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है स्टार्टिंग में ही, है ना। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये भी सोर्स हो सकता है इम्प्योरिटीज का, लाइक इनकम्प्लीट रिएक्शन हो गए, साइड रिएक्शंस हो गई, रीएजेंट्स हमने यूज किया है, किस तरह का यूज किया है, प्योरिफाइड है नहीं है, लिगेंड्स, कैटलिस्ट और लीचिंग फ्रॉम द इक्विपमेंट। अपनी जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वहां पर लीचिंग प्रोसेस हो सकता है, मतलब कि किसी रिएक्शन की वजह से अगर हम जिस भी कंटेनर में रिएक्शन रन करवा रहे हैं उस रिएक्शन के टाइम पर ही उस कंटेनर के भी कुछ पार्टिकल्स, एटम्स क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्प्योरिटी तो हुई, कैटलिस्ट हो गया, लिगेंड्स हो गया जो भी हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने वाले क्या है, इम्प्योरिटीज हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द स्टोरेज। जब हमने प्रोडक्ट बनाया और उसे स्टोर किया, ठीक है, उस टाइम पे उसकी स्टेबिलिटी कैसी है कैसी नहीं, तो वो भी अफेक्ट करता है, वो भी एक कारण हो सकता है इम्प्योरिटीज का हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। लाइक डिग्रेडेशन प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू द एक्सपोजर टू द हीट, लाइट, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। तो मतलब इसमें क्या होता है कि स्टोरेज टाइम पर कई बार हीट की वजह से, लाइट की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, मॉइस्चर की वजह से, इन कारणों से हमारे प्रोडक्ट कई बार डिग्रेड हो जाते हैं, स्टेबल नहीं होते इन कंडीशन में। तो उस कंडीशन में जो डिग्रेड प्रोडक्ट है वो हमारे पूरे प्रोडक्ट को क्या कर देता है, इम्प्योर कर देता है ना। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक कंटामिनेशन फ्रॉम द एटमोसफेयर, हमारे एटमोसफेयर से कोई ऐसी चीज़ अनवांटेड पार्टिकल, कंटामिनेट कंपोनेंट आ गया है प्रोडक्ट में, माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई है, इम्प्योर वाटर हमने यूज़ कर लिया ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है, फोकस करना होता है कि ये सब हम ना करें। ठीक है, तो ये इंश्योर करेगा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और मिनिमाइज करना, ये सब हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम केयरफुली प्रोसीजर्स फॉलो करें, सारे स्टैंडर्ड फॉलो करें। ठीक है, एक्सिपिएंट्स लाइक इम्प्योरिटीज इन द इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, जो भी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा हम जो भी इंग्रेडिएंट केमिकल्स यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक फॉर्म देने के लिए, ठीक है, तो उनमें भी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं विच देन रिएक्ट विद द ड्रग सब्सटेंस। फिर वो हमारी इम्प्योरिटीज हमारे ड्रग सब्सटेंस से रिएक्ट करती हैं और कई बार क्या करती हैं, वो इम्प्योरिटीज मतलब अलग ही प्रोडक्ट लेके आती हैं, तो वो इफेक्टिव नहीं होगी मेडिसिन, ना ही क्वालिटी वाइज अच्छी होगी, ना ही इफेक्टिव होगी, ना ही सेफ होगी फिर, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है, सोर्सेज क्या है, टाइप्स क्या है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें बात करी जा रही हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है इन केस, है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, फिर मैं उससे दोबारा ट्राई करूँगी, दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे, या फिर जो भी डाउट होगा वो वहीं साथ के साथ क्लियर कर दूँगी मैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल लग रहे होंगे ये लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय मेरे लर्नर्स, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।